अच्छा आ गए। हेलो गाइस, तो रिकैप देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट। तो लास्ट क्लास में पावर कट की वजह से हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम था रेजिस्टिविटी वो छूट गया था। वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला जो कुछ ऐसा था, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, तो ये फॉर्मूला आया था। इसके बारे में हम बात किए थे कि ये जो था एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसको बोलते थे हम लोग रो। क्या पढ़ते थे इसको? रो पढ़ते थे। और इसका नाम हमने दिया था रेजिस्टिविटी। क्या नाम दिया था इसका? रेजिस्टिविटी। अब आज देखना है हम लोग को कि रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक, इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ठीक, तो माय नेम इज दीपक कुमार एंड स्वागत है आपकी और मेरे इस प्यारे से खूबसूरत चैनल कश्यप क्लासेस पे। तो बात करते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस तो समझ चुके हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है इसके बारे में अभी तक डिटेल स्टडी नहीं हुई है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो रेजिस्टिविटी के बारे में कहता है कि इट इज द रेजिस्टेंस, यस, it is the resistance offered, it is the resistance offered by a conductor or material. It is the resistance offered by a conductor or material which has unit length and cross section एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या समझे इसके बारे में? ठीक, कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर और मटेरियल बाय विच इट रेजिस्ट, बट कह सकते हैं इसके बारे में कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर और मटेरियल विच हैज यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है, बट ये वो रेजिस्टेंस है जो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले किसी कंडक्टर के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे ये एक कंडक्टर हो गया, तो हमको पता है कि ये कंडक्टर के द्वारा या इस मटेरियल के द्वारा पूरा कितना रेजिस्टेंस अफोर्ड होगा, ये होगा रेजिस्टेंस आर। टोटल को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। बट इसके यूनिट लेंथ, अगर इसी कंडक्टर का यूनिट लेंथ कर दिया जाए, यूनिट लेंथ हो और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो? यूनिट हो। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, मान लो सपोज यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गया 1 मीटर। ठीक है, ऐसे हो गया। तो इस समय अगर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस। और यहां पे हम देखें तो रो का रो एल जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? 1 और एरिया कितना है? 1। तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रो आर इक्वल्स टू रो आ गया। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। कब? जब लेंथ यूनिट है और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? यूनिट है। ठीक, तो अगर यूनिट एरिया हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन हो तो उसके द्वारा किसी कंडक्टर का, अगर उसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। मतलब ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक, कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है कि लेंथ कितना है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कितना बड़ा लेंथ का कंडक्टर है या मटेरियल है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये उस मटेरियल के अंदर एक यूनिट लेंथ में, यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जा रहा है चार्जेस को, उसी को कहा जाएगा क्या? रेजिस्टिविटी। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या? कांस्टेंट का नाम दिया गया है इसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे हमें पता चला कि अगर ये डिपेंड नहीं करता है तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल।
ये लेंथ पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, कितना हो बड़ा हो, कितना हो मोटा वायर हो, आपको सिर्फ उसके यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन में जितना छोटा छोटा रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है उसी को क्या कहोगे आप, रेजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक बात और समझ में आती है कि ये चीज एक चीज पे डिपेंड कर सकती है, बता सकते हैं किस चीज पे? हाँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन की रेजिस्टिविटी क्या होगी? आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। याद होगा इसकी बात हुई थी कि आयरन की रेजिस्टिविटी मतलब आयरन के ईच एंड एवरी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता होगा वो कॉपर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता होगा उससे क्या होगा? ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक, अब इसके बाद एक और चीज है जिस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यस, यू हर्ड राइट, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर मतलब दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अगर कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? यस, रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक, वैसे ही अगर बात करें किसकी? इंसुलेटर्स की बात करें या फिर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जैसे कि सिलिकॉन, एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम लिख देते हैं सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब जो भी मटेरियल है उनको कहा जाता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें अगर आप बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस, उसके बाद से अगर बात करें किसकी, कुछ एलॉय होते हैं। ठीक, एलॉय में अगर बात करें, एलॉय में टेम्परेचर अगर इंक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल कौन सा है, मतलब किस नेचर का आप मटेरियल चुन रहे हैं, और सेकंड वन इज व्हाट? टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा पूरा कंसेप्ट रेजिस्टिविटी का। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी इज आल्सो अ रेजिस्टेंस बट नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल होल कंडक्टर और होल क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और मटेरियल of unit length and unit cross section, that is why it is considered as constant value। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बट किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल्स कौन सा है, कौन सा मटेरियल चुन रहे हैं, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय के बीच में कैसा रिलेशन है इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। और अगर रेजिस्टिविटी का हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यहां से आप निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, नहीं सॉरी रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने की बात करें तो रेजिस्टिविटी बराबर यहां से क्या हो जाएगा? R इंटू एरिया अपॉन L। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? ओम होता था। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहां मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या हो गया? ओम मीटर। तो हियर इज योर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग एक दूसरा टॉपिक। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टर्स को अब कॉम्बिनेशन देखनी है, मतलब वो रेजिस्टर्स कैसे कैसे कंबाइन होते हैं, कितने प्रकार से कंबाइन होते हैं और क्या क्या उसमें ऐसा हमें कंसेप्ट जानना है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दो तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है। पहला कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड वन इज व्हाट? पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात अगर करें तो ऐसे रजिस्टर्स को ऐसे जोड़ा जाए ताकि वो सब एक ही लाइन में आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 R1 R2 R3, इस प्रकार से 3 रजिस्टर जो कि सिंगल सेम लाइन में इसको जोड़ा गया है और इसको किसी पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, यहाँ 0 यहाँ प्लस V, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। बात हुई थी इसकी कि पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V पे इसको जोड़ दिया गया, यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, यहाँ से करंट निकलेगा, सब में जाएगा। ठीक है, और गोल घूम के फिर से वापस सर्किट कंप्लीट, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें अगर तो हम एक चीज आपको देख लेना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत है कि करेंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। यस, आपको ध्यान देना, आपको यह बात याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हर रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर जोड़े गए हैं उन सब रजिस्टर्स में करंट जो होता है वो क्या जाता है, सेम जाता है। हाँ, दूसरी बात, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक, अब यहां पे बात करें, अच्छा ये कोई हर बार की बात नहीं है। अगर रेजिस्टर्स का मतलब रेजिस्टर सेम हो, रेजिस्टर्स का अमाउंट सेम हो, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो, तो ये चीज क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, मतलब बराबर पड़ सकती है। लेकिन अगर इसकी बात करते, अगर अलग अलग है, डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स हैं, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा के लिए एकदम मतलब एक फिक्स है। लेकिन नीचे वाला डिपेंड करेगा कि रेजिस्टर्स कितने रेजिस्टेंस वाले, रेजिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। लेकिन मतलब ये हर बार अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ऐसा हम बनाए, इस तरह से अगर हम बनाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पहला लाइन क्या लिखा है, करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। इसका मतलब I जो करंट जा रहा है, I इसमें भी जाएगा, I इसमें भी जाएगा, I इसमें भी जाएगा, तीनों में करंट क्या जाएगा, I ही जाएगा। जो भी हो करंट, जो भी हो वही सेम तीनों में जाएगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, डिफरेंट। मतलब इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा, V1, कुछ अरे पूरा V है तो V1 जाएगा, कुछ V2 और कुछ V3। तो अगर हम इस सब की बात करें तो हम देख रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल कितना था, V था, उसमें से बट गया कितना, V1 V2 और V3। तो क्या हम इस V1 V2 V3 को टोटल को ऐड कर देंगे तो क्या V के बराबर आएगा, हाँ V के बराबर आएगा। तो हम इस टोटल को ऐड करने की चाह रखते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल यहां नहीं लिखते, यहां लिखते, टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारे पास आया। टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ, याद है ओम्स लॉ? क्या आपने ओम्स लॉ वाला लेक्चर देखा है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखो, ये टोटल पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V बराबर IR, याद है ना ओम्स लॉ? तो IR, तो ये हो गया I। ठीक है, I तो सब में सेम है I, और R जो होगा, क्या हम सिर्फ एक रजिस्टर कर लेंगे, नहीं, टोटल सर्किट में कुल या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब R इक्विवेलेंट, उसको नाम क्या दिया जाता है, R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, मतलब पूरे सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पे इसमें भी लगा देते हैं, पहला वाले के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, IR1, दूसरा वाला I, सब ओम्स लॉ लग रहा है, VIR IR, इसका V के लिए वैल्यू, V3 के लिए क्या लग रहा है, I गया है तो I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, और तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, IR3। करंट सेम है तो करंट सेम रखा गया। यहाँ पे I देखो तो I सब में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब I खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स कंबाइन किए गए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया कि हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली जोड़ देना है। ठीक, चलिए तो छाप सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो बातें। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं फिर, तो ये है
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। इसको हमने क्या किया, यहां पे किसी एक सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, यहां से करंट निकला बाबू I। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जरूरी बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। इसमें करंट जो होता है वो क्या जाता है, डिफरेंट जाता है। ठीक, और दूसरी बात करें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। सारे रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, उल्टा है, ऑपोजिट। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंट जाएगा, यही बात है। ठीक है, अगर बात करें तो यहां से आई करंट निकला, जोड़ा गया कितना, पोटेंशियल। ऐसे इसकी पहचान क्या है, तो देखो तो पहचान ऑल, यहां पे देखो ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा V, और यहाँ पे क्या होगा 0, तभी तो करंट V से 0 पोटेंशियल की तरफ भागेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या किए गए, कनेक्ट किए। ये भी V0, ये भी V0, ये भी V और 0, सारे के सारे V और 0 पे क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए। तो इसमें अगर चाहे हम निकालना तो इसमें क्या जाएगा, I गया, तो अभी बात हुई थी कि I जो है डिफरेंट जाता है, तो इसमें चला गया सपोज I1, इसमें चला जाएगा कौन, I2, इसमें जाएगा कौन, I3, सब में अलग अलग करंट गया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब इसमें भी होगा क्या V, इसमें भी V और इसमें भी V। तो इसमें I चेंज हो रहा है, मतलब I अलग अलग, I डिफरेंट जा रहा है। तो अगर टोटल करंट हमको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ लगाएं तो देखे थे कि V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन R हो जाएगा। तब I इक्विवेलेंट मतलब टोटल I, यहाँ पे क्या है टोटल I, ये टोटल I की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V, पोटेंशियल तो क्या है सब में सेम, तो टोटल पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में कितना है, V है। ठीक, और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस अभी हमें पता नहीं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें I1 की तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले रजिस्टर के पास हम लगा सकते हैं I बराबर V तो सेम है, सब में V सेम है तभी, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1, V बाई R1, इसके लिए V बाई R2, इसके लिए V बाई R3। यहां से सब में V सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो V सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, जब R इक्विवेलेंट का, जब रेजिस्टर्स कैसे में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़े गए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और तो ये फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन याद रखना है, डेरिवेशन भी आता है। अब इसमें अगर बात करें कि इसमें अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक ही बार में निकालना, जैसे दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक ना, दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक, दो रेजिस्टर्स हैं, जैसे यहां पे दो रेजिस्टर लगा दिए गए सपोज 1 2, ठीक है, R1 R2। इसमें पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जल्दी करें, जैसे दो रेजिस्टर्स दिए गए हैं तो आपका ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसके लिए हम बताएं। जैसे ऐसे भी बनाओगे तो देखो ना, ऐसे भी इसमें बनाओगे, जैसे तुम्हारा मन करे नहीं सर वो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला, ये वाला, वो वाला। ठीक, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बाबू, R1 R2, इसमें क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो ये 1 बाई R इक्विवेलेंट, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमारा R इक्विवेलेंट निकले, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट यहां से आप यहां जा सकते हैं, कौन करे इतना तामझाम, ठीक ना। तो इसके लिए आप ये करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट आपका किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। ठीक है, तो रुको, तो भूल गया था कहना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड
पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कश्यप क्लासेस पे अपना जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो पढ़ते रहें। जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वादा करते हैं 1-2 और वीडियो के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।